हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं करा रही हूँ यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी रेलवे लेखपाल की मैथ्स की प्रिपरेशन। और आपको मैं ये बता दूँ कि मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ कराऊँगी वो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बेस्ड हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इन सारे क्वेश्चंस को जो है बहुत सारे सेक्शंस से कलेक्ट करके रखी हुई हूँ यहाँ पे, ताकि हर चैप्टर को जो है आपका वो कवर होता चला जाए। बात ये आती है ना कि पूरा चैप्टर पढ़ने से ज़रूरी नहीं होता है कि उस चैप्टर को अगर आप पूरा पढ़ो तो उसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। बात मैटर ये करता है कि आप कितनी अच्छी और कितनी स्मार्टली प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस उठते हैं मैं उस तरह के क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ। और रही बात टॉपिक वाइज लेक्चर्स की, तो कुछ लेक्चर्स मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे अवेलेबल। और अगर कुछ और आप पढ़ना चाहते हैं, कोई और टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे करवा दूँगी। तो आज मुझे कराना है यहाँ पे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। बाकी के दोनों सेट्स मैंने पहले करा दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट 3 है, इसका पहला क्वेश्चन है कि यदि टीवी और फ्रिज के मूल्य में 3 संबंधित 2 का अनुपात है, यानी कि 3 और 2 का रेशियो है, और टीवी का मूल्य फ्रिज के मूल्य से रुपये 6000 अधिक है, तो फ्रिज का मूल्य क्या होगा। तो कैसे करेंगे हम इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है, एक पहला वाला जो ऑप्शन है वो 8000 रुपये, दूसरा है 6000 रुपये, तीसरा है 12000 और चौथा है 10000 रुपये। यहाँ पे आपको टीवी और फ्रिज के मूल्य में अनुपात दिया है। जब भी कोई वैल्यू आपको अनुपात में दी होती है तो उसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि आप उसके साथ जो है कोई भी जो है XYZ कोई भी वेरिएबल जो है क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा ना कि आपको x की वैल्यू, यानी अगर आप x लगा रहे हो तो आपको x की वैल्यू जो है बहुत ही ईजिली पता हो जाएगी। जब भी कोई वैल्यू आपको रेशियो में दी हुई होती है, ये तब की बात है। तो यहाँ से आपको टीवी और फ्रिज का अलग अलग मूल्य मालूम चल जाएगा, बस ये मालूम चल जाएगा। उसके बाद से आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आप सपोज़ करेंगे, माना मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूरा प्रोसेस वाइज कराती हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में तो बस खाली क्या करना होता है, आपको बस समझना होता है और तुरंत रफली करके से आंसर ला देना होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि टीवी का मूल्य। तो टीवी का जो मूल्य है वो कितना हो गया, इसका देखो टीवी का दिया है 3, यानी कि 3 के साथ हम x लगा लेंगे। और इसके बाद से आती है फ्रिज की बात। तो जो फ्रिज है उसका मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टीवी का मूल्य फ्रिज के मूल्य से 6000 रुपये अधिक है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो टीवी का मूल्य है वो फ्रिज के मूल्य से 6000 अधिक है। मतलब कि जो फ्रिज का मूल्य होगा आपका, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 6000 रुपये ऐड करेंगे, यही तो करेंगे ना। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि टीवी का मूल्य फ्रिज के मूल्य से 6000 रुपये अधिक है। तो टीवी का मूल्य कितना है, 3x। ये जो 3x है, टीवी का मूल्य ये कितना है, फ्रिज के मूल्य से 6000 रुपये अधिक है। बस इतना ही करना था आपको, और यही इक्वेशन आपको एग्ज़ाम में बनाना है और तुरंत इसको सॉल्व करना है। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप ओरल क्या करोगे, खुद से अपने मन में से कर लोगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 6000, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 6000। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फ्रिज का मूल्य। तो ये अभी x क्या आया, x तो वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ पे इसके साथ ले रखी थी। तो टीवी का मूल्य 3x हो जाएगा, फ्रिज का मूल्य 2x हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फ्रिज का मूल्य। तो फ्रिज का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × x, और x की वैल्यू आपने निकाल रखी है 6000। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रिज का मूल्य 12000 रुपये, यानी कि 12000 रुपये जो है वो फ्रिज का मूल्य हो जाएगा। और आप देख लो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो 12000 ही गिवन है। समझ में आ गया। एग्जामिनेशन में अगर आता है तो तुरंत आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। यहाँ पे मैं रफली कैसे बता रही हूँ, देखो कैसे इतने जगह में हम इसे करेंगे रफली। देखो तुरंत देखो, टीवी और फ्रिज का मूल्य का अनुपात दिया है, तो टीवी का क्या हो गया 3x, फ्रिज का क्या हो गया 2x। टीवी का मूल्य फ्रिज के मूल्य से 6000 अधिक है ना, तो क्या करोगे 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 6000, और x की वैल्यू सीधे यहाँ से 6000 आ जाएगी। बस हो गया काम आपका। आपने पूछा क्या है, फ्रिज का मूल्य, तो फ्रिज वाले में x की वैल्यू 6000 रख देंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी 12000। ये मैंने बता दिया है किस तरह से करेंगे आप, ऐसे आप एग्ज़ाम में करोगे।
ये जो लिख के मैं करा रही हूँ ये सिर्फ इसलिए करा रही हूँ कि जो बच्चे एकदम बेसिक से यहाँ सीख रहे हैं उन्हें भी आसानी हो जाए, आपको मालूम तो चल जाए कि हम इस तरह के क्वेश्चंस करते कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। ठीक है, एक क्लास है उसमें 15 लड़कों की औसत आयु दी हुई है। देखो मैं यहाँ क्या करती हूँ ना कि 1 बाय 1 एक एक लाइन का आपको मीनिंग अच्छे से समझाती हूँ। 15 लड़कों की अगर औसत आयु 11 वर्ष है तो उन 15 बच्चों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 15 गुणे 11, यानी कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि 15 लड़कों की आयु का योग कितना होगा तो सीधे 15 गुणे 11 कर देंगे आप। देखो अगर ओरल करना हो तो वैसे ही करते हैं। यदि 9 वर्षीय 5 नए लड़के कक्षा में प्रवेश करते हैं तो लड़कों की औसत आयु क्या होगी? अब अगर 9 वर्षीय 5 लड़के प्रवेश कर रहे हैं यानी कि कितने आयु के बच्चे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो 9 × 5 करेंगे यानी कि 45 हो गया। ठीक है, तो लड़कों की कक्षा में कुल आयु कितनी हो गई, यानी कि उस क्लास में टोटल आयु कितने के बच्चे हैं, मतलब कितने टोटल आयु के बच्चे हैं, क्या हो जाएगा? इन दोनों का जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया है आप दोनों को ऐड कर देंगे और सिंपली टोटल बच्चे कितने हो गए? 15 लड़के ये और 5 लड़के ये 20, तो उनका आपको एवरेज निकालना है तो दोनों से क्या करेंगे, यानी कि 15 + 5 यानी कि 20 से डिवाइड कर देंगे और इतना ही करने के बाद से आपका आंसर आपका आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। एक कक्षा में 15 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 11 वर्ष है, तो 15 लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा? ठीक है ना, या फिर आप ये लिख सकते हो कि 15 लड़कों की कुल आयु कितना हो जाएगा। यहाँ से कुल आयु उनकी, जब भी कुल आयु की बात आती है तो मतलब ये होता है कि जो भी आपके लड़कों की संख्या है और जो भी आपका औसत आयु है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 165 वर्ष। सिंपल। फिर आती है बात 5 नए लड़के, तो 5 लड़कों की कुल आयु कितनी है? ठीक है ना, 5 लड़कों की कुल आयु ये जो है आपका ये 9 वर्षीय की बात कर रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ 9 वर्षीय डाल दिया है और ये 11 वर्षीय, तो ये कितना हो गया? 9 × 5 हो गया यानी कि 45 वर्ष। यानी कि उस क्लास में लड़कों की कुल आयु कितनी हो गई? तो कक्षा में लड़कों की जो कुल आयु हुई वो कितनी हो गई? दोनों को आप ऐड कर दो, कुल आयु कितनी हो गई? 165 + 45 यानी कि ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2 यानी कि 210 वर्ष। क्वेश्चन पूछा है कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु, तो कुल आयु कितनी है? 210 वर्ष। कुल लड़के कितने हैं? कुल जो लड़के हैं वो कितने हैं? 15 + 5 यानी कि 20। कैसे? 15 पहले से थे, 5 बाद में आ गए। तो आपसे पूछ रहा है औसत आयु बताइए, तो औसत आयु क्या हो जाता है? एवरेज मतलब कैसे निकालते हैं? आयु का योग अपॉन जितने लड़के हैं, जितने लड़कों की आयु पूछा है, यानी कि 210 डिवाइड बाई 20, तो कितना आ गया? 21/2 आया, 0 0 कटा यहाँ से और ये कितना आ गया? 2 × 2, फिर ये 10 है यानी कि 10.5 वर्ष। यानी कि यहाँ से जो औसत आयु निकल के आ गई है वो आ गई है 10.5 वर्ष। और आप देख लो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है जो कि है 10.5 वर्ष और ये है कक्षा में लड़कों की औसत आयु। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस तरह के जितने भी टाइप मैं करवा रही हूँ यहाँ पे, ये सारे टाइप, इससे बाहर का आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा आरआरबी और लेखपाल के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। फिर वही बात आ गई यहाँ पे, देखो औसत की बात आ गई है और 6 संख्याओं का। मैंने आपको ये बताया है कि अगर किसी संख्या का या फिर किसी भी चीज़ का अगर औसत दिया होता है तो उनका योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली लाइन से ये समझ में आ रहा है कि 6 संख्याओं का औसत अगर 12 है तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 12 × 6 यानी कि 72। सीधे सीधे यहाँ से इसका योग निकल जाएगा। इस लाइन को अगर छोड़ें तो नेक्स्ट है, यदि 7वीं संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। यानी कि अगर संख्याएं 6 के बदले 7 हो जाएं तो औसत क्या हो जाएगा? 12 से कम होकर कितना हो जाता है? 11। 11 क्यों? बिकॉज बोल रहा है औसत में 1 की कमी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आएगा कि अगर 7 संख्याओं का औसत 11 है तो 7 संख्याओं का योग कितना होगा? 11 × 7 यानी कि 77। तो 7वीं संख्या क्या हो जाएगी? 77 में से आप 72 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ओरल कर लिया है मैंने यहाँ पे इसे, लेकिन अब करके दिखाती हूँ। 6 संख्याओं का औसत है तो 6 संख्याओं का योग निकाल लो पहले। ठीक है,
6 संख्याओं का जब हम योग निकालेंगे, मैंने सिंपली बताया कि 6 गुणे 12 कर देना तो ये हो जाएगा 72। अगर 7वीं संख्या जो है शामिल की जाए, ठीक है, तो औसत में 1 की कमी हो जाती है, तो यानी कि 7 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। अगर हम 7वीं संख्या शामिल कर रहे हैं तो टोटल नंबर 7 हो गया, तो औसत कितना हो जाएगा 12 - 1 यानी कि 11। अब आप निकाल सकते हो कि 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो 7 संख्याओं का जो योग होगा कितना होगा, 7 गुणे 11 यानी कि 77। अब ये बात समझो कि अगर 7 संख्याओं का योग 77 है, 6 संख्याओं का योग 72 है, तो जो बीच वाली संख्या 1 बची उसमें से ना 6 और 7, तो आपकी 7वीं संख्या कौन सी हो जाएगी। तो जो 7वीं संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, इस तरह के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे लगते हैं। 77 - 72 = 5। और अब आप देख लो कि 5 आपके ऑप्शन में है कि नहीं। तो देखो पहला ही ऑप्शन आपका 5 है, यहाँ गिवन था आपको A5, B7, C6 और D8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। बताएं नदी की धारा की गति क्या है। ठीक है, ये जो आपका है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहली बात आपसे पूछा है नदी की धारा की गति। तो पहले तो ये देखो कि जो चीज़ पूछता है ना हम उसी को मान लेते हैं। सबसे पहले आप ये मान लो गति पूछा है, यानी कि आपसे पूछा है धारा की चाल। सबसे पहले हम मान लेते हैं धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ये मानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। अब आपसे कह रहा है कि धारा के साथ नाव की चाल। ये बताओ, अगर मान लो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ये कोई नदी है, ठीक है, नदी है ये, और ये जो इसका फ़्लो है ना, वाटर का फ़्लो है वो इस डायरेक्शन में है ये। ठीक है, वाटर का फ़्लो इस डायरेक्शन में है और एक बोट है, इसका भी जो डायरेक्शन है वो क्या है, धारा की दिशा में ही है, यानी कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में उसका फ़्लो भी है, यानी कि बोट भी उसी दिशा में जा रही है। अगर ये बताइए, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो धारा के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगी। धारा के साथ नाव की चाल यानी कि जो बोट की चाल है क्या हो जाएगी। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगी, अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगी। आपके क्वेश्चन में कहा है एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो अगर विपरीत जा रही है और अगर साथ जा रही है, तो अगर धारा के साथ अगर हम देखें नाव की चाल तो कितना हो जाएगा। एक व्यक्ति शांत जल में नाव चला रहा है, किस गति से चला रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी कि ये हो जाएगा धारा के साथ नाव की चाल। ठीक है, धारा के साथ क्या हो जाएगा, नाव की चाल। अब आती है बात कि धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाएगी। तो धारा के विपरीत अगर हम बात करते हैं नाव की चाल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - x किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आ गया होगा। तो अब कुछ नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कहा है एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए यानी कि डिस्टेंस इक्वल है, धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है, यानी कि विपरीत जाने में 2 गुना समय लग रहा है। ठीक है ना, विपरीत जाने में 2 गुना समय लग रहा है, यानी कि x + 6 को आप ऐसे लिखेंगे और 6x - x के साथ, यानी कि इसको 2 गुना समय लग रहा है कहाँ जाने में, साथ जाने में। ठीक है ना, साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लग रहा है। तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से।
तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका x + 6 = 12 - 2x। अब ये सॉल्व हो सकता है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 - 6, यानी कि 3x की वैल्यू 6 आई और x की वैल्यू आ गई है 2। x की वैल्यू 2 आ चुकी है। आपसे पूछा था कि बताएं नदी की धारा की गति क्या है। तो नदी की धारा की गति क्या हो जाएगी यहाँ से, तो वो हो जाएगी 2 km/h, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी नदी की धारा की गति। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, पहला आपका दिया है 3 km/h, दूसरा दिया है 2 km/h, यही आपका आंसर है। तीसरा है 2.5 km/h और चौथा है 3.5 km/h। तो इस तरह से हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 को भी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको यहाँ पे गति यानी कि चाल दे रखा है रेलगाड़ी की, पटरी के पास खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। चलिए, यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, x। ठीक है, ये हम मान लेंगे x मीटर। ये यूनिट है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया x मीटर। मीटर में इसलिए ले लिया है बिकॉज यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मीटर में ही दे रखे हैं। दैट मीन्स कि आपको चेंज तो करना ही होगा, अभी कर लो या बाद में कर लो। अब आपसे कह रहा है कि आपको तो ये पता है ना कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो, ये जो आपको जिसकी गति दी हुई है रेलगाड़ी की, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है। ठीक है, रेलगाड़ी की गति दी हुई है आपको 80 km/h। अगर मान लो अगर आपको इस चाल को यूज़ करना है, यानी इस गति को यूज़ करना है, तो आपको पहले इसे चेंज करना होगा मीटर/सेकंड में। और मैंने बताया था कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में हो और मीटर/सेकंड में चेंज करना हो तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद वो क्या होगी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 9 × 18 और ये हो गया आपका 2 4 × 8 और ये 0, यानी कि ये आपका हो गया 200/9 मीटर/सेकंड। ये आपने निकाल दी है रेलगाड़ी की गति मीटर/सेकंड में। अब आती है बात इस फॉर्मूले की। तो आप यहाँ से देखो, आपको क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालनी है, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। और दूरी बराबर क्या होता है, अगर हमें यहाँ से दूरी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, चाल गुणे समय करना पड़ेगा। तो जब चाल गुणे समय करेंगे तो चाल कितनी है, 200/9 है और समय कितना है, 9 सेकेंड है। तो 9 और 9 कट जाएगा, तो यहाँ से दूरी आ जाएगी 200 मीटर। ये आप एक लाइन पे भी कर सकते थे, सिंपली आप चाल बराबर दूरी बटा समय करके। आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ वैल्यू रखते 80 × 5/18 करते और डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई कर देते 9 से, तो सब अपने आप आपस में कट जाता। तो यहाँ से देखो 200 मीटर आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही दिख रहा है। तो यहाँ से जो आपके रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी वो आ जाएगी 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। यदि 350 का x% 21 हो तो x का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिया हुआ है कि 350 का x% ऐसे ही निकालते हैं ना, ये 21 है। कुछ नहीं करना है, 0 0 कट गया, 5 2 × 10 और 5 7 × 35 और 7 3 × 21, यानी कि x की वैल्यू 3 × 2 = 6 हो गई। 1 लाइनर क्वेश्चन था, यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई। ऑप्शन में A 5 दिया है, B 6 दिया है, C 8 दिया है और D 7 दिया है। तो यहाँ से आपका जो B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये है आपका 6। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है ना, 70 लीटर कोई मिश्रण है जिसमें 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 37% हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जामों में ये पूछा जाता रहा है अभी तक। तो सबसे पहले आपको मान लेना है कि पानी कितना है मिश्रण में। ठीक है ना, क्योंकि आपसे यही पूछ रहा है कि इस पर कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 37% हो जाए। तो आप यही मान लो ना कि नए मिश्रण में पानी कितना है। माना नए मिश्रण में पानी कितना है,
ये आपको मान लेना है कि ये है x लीटर, ठीक है, x लीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन में कहा गया है वही आपसे कहा गया है, दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में, ठीक है ना, 10% पानी है, तो 70 लीटर में पानी कितना हो जाएगा, पानी 10% है, यानी कि 70 का 10% कितना होता है, 7 लीटर, यानी दूध कितना है, 70 - 7 यानी कि 63। इतना क्लियर है, यानी कि 63 लीटर दूध है और पानी है 7 लीटर। तो अभी आपसे कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 37% हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूध कितना है, 63, ठीक है, पानी की मात्रा हमने x मानी है और है कितनी, 7, टोटल पानी की मात्रा कितनी, टोटल दूध कितना है, 63, टोटल पानी कितना है, x + 7, और टोटल जो आपको वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, 63/37। क्यों, क्योंकि आपसे कह रहा है पानी की मात्रा 37% हो जानी चाहिए। बस इतना ही करना है। इसके बाद से ये दोनों कट गया यहाँ से, तो ये x + 7 = 37 आ गया, और x की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी 30 लीटर, जो कि आपका दिया होगा ऑप्शन में किसी ज़रूर से, A28, B14, C30 लीटर। तो इस तरह से करते हैं। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है, पहले पानी और दूध दोनों की मात्रा को अलग अलग कर लेते हैं। आपसे पूछा है उसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो ठीक है, दूध का मिश्रण हमने ऊपर रखा है, ठीक है ना, पानी कितना मिलाना है, तो x, और पहले से पानी कितना है, 7, x + 7 = 63/37। ये पहले वाली मात्रा है, कितना है, ये क्या है, किसकी मात्रा है, ये दूध की मात्रा है, और फिर बोल रहा है कि पानी की मात्रा 37% हो जाए, तो वो है आपका पानी की मात्रा। और इस तरह से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को। नाउ अभी बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की, कि अगर किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे जल्दी से। वर्ग की प्रत्येक भुजा को बढ़ाने की बात कह रहा है, ठीक है ना, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने की बात कह रहा है। बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको दिया नहीं हुआ है। इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे लगाने वाले हैं हम एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक, जिसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना होगा। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन में ये कह दे कि अगर किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग हो, वृत्त हो या कुछ भी हो, अगर एक भुजा को बढ़ा रहे हैं 10%, तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, तो आपको फॉर्मूला लगाना है 2m + m²/100। बस ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे कहे कि प्रत्येक भुजा को 10% घटा दिया जाए, यानी कि यहाँ पे घटाना शब्द का यूज़ अगर कर दिया जाए, तो आपको फॉर्मूला लगाना है 2m - m²/100। बस समझ में आ गया है। अगर घटाने को कहे तो ये, बढ़ाने को कहे तो ये। अब आप जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे आप ये वैल्यू रखेंगे 10, 2 × 10 + 10 का स्क्वायर/100। ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, पहला दिया है 10%, दूसरा 21, तीसरा 40.5 और चौथा 36%। तो ये हो जाएगा 100/100, और ये आपका हो गया 1। तो यहाँ से आ चुका है 21%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 21% इसका आंसर आ चुका है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। कितने आसान तरीके से मैंने ये क्वेश्चन कर दिया है। अगर आप इसको बेसिक के थ्रू करते हो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं हर क्वेश्चन आपको बेसिक के थ्रू भी करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ट्रिक ही बता रही हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लग रहा है कि जिस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि ये क्वेश्चन हो जाता लेंदी, अगर बेसिक से करवाती तो आप पहले वर्ग की भुजा सपोज करते, उसका क्षेत्रफल निकालते, उसके बाद से आप भुजा को 10% बढ़ाते, उसके बाद से सारा आपको प्रोसेस करने के बाद से फिर क्षेत्रफल में वृद्धि निकालते, और फिर आप निकालते परसेंटेज वृद्धि कितनी हो रही है। तो उतना करने से बेटर है कि आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। यहाँ पे इन सब क्वेश्चंस में क्या है कि आप सीधे डायरेक्टली, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, तो आप सब कुछ डायरेक्टली आराम से कर सकते हो। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संजय 2 घोड़े प्रत्येक 500 रुपये में बेचता है।
एक पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरे पर 10% का लाभ होता है, तो उसे संपूर्ण सौदे पर लाभ होगा या हानि लाभ होगा, तो हानि प्रतिशत क्या होगी ये बताना है। यहाँ पर भी एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक है। सबसे पहली बात तो ये जान लो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कि एक हानि हो रहा है, एक आपका लाभ हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपका हानि ही होता है। ये तो आप डेफिनेटली एकदम ध्यान में रखो, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होगा, ठीक है। करते कैसे, यहाँ पर जो 500 रुपये दे रखा है ना, इसको आपको यूज़ ही नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन में 10% हानि, 10% लाभ, या फिर दोनों हानि या फिर दोनों लाभ, इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आता है परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिंपली आपको फॉर्मूला जो लगाना होता है वो कुछ इस तरह से होता है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है। अगर लाभ हो रहा है तो सब में आप प्लस साइन लेकर चलेंगे, अगर हानि हो रहा है तो आप माइनस साइन लेकर के चलेंगे। कैसे चलेंगे मैं बताती हूँ। x क्या है 10%, y क्या है 10%, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि एक लाभ होता है और एक हानि होती है, ठीक है ना। तो यानी कि एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, और एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 100, बस 10 माइनस 10 माइनस 100 बाई 100 कितना आ गया यहाँ पे। ये आपका सब परसेंट में निकल रहा है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये परसेंट निकालने के लिए होता है। तो कितना हो गया ये आपका 0 माइनस 1, यानी कि -1% आ गया, -1% आ गया। तो ये क्या शो कर रहा है, ये हानि ही तो शो कर रहा है ना। ये क्या शो कर रहा है, ये हानि शो कर रहा है, क्योंकि 10 माइनस 10 तो 0 हो चुका है, और 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 आता है, जो कि हानि शो कर रहा है। -1%, तो -1% हम उस तरह से लिखते नहीं हैं, हम लिखेंगे 1% की क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी को एकदम सही कर देगा, जो कि आपका दिया हुआ है हानि 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। 10%, 20% और 30% के क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। यहाँ देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 किसी एक में कराया है, बट उसमें 2 क्रमवार बट्टे दिए थे और आपसे पूछा था कि किस एक बट्टे के समतुल्य हैं या फिर किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो जो मैंने वहाँ पे फॉर्मूला बताया था, सेम वही फॉर्मूला आपको यहाँ भी अप्लाई करना है, ठीक है। बट करना कैसे है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे आप लगाएंगे सबसे पहले, देखो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 माइनस 100, उसके बाद से आपका 100 माइनस पहला वाला जो बट्टा आपका है 10/100 मल्टीप्लाई बाई दूसरा वाला जो बट्टा है -20/100, और जो तीसरा वाला बट्टा है 100 माइनस 30/100, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 100, ये आपका हो गया 90/100, ये 80/100, और ये हुआ आपका 70/100। बस इसको सॉल्व करना। देखो 100 से ये 100 पूरा आपका जो है कैंसिल आउट हो चुका है, ये दोनों ज़ीरो कट जाएंगे इस वाले 100 से। अभी यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है। अगर आप चाहें तो ये 8 और 100 को जो है कट आउट कर सकते हैं यहाँ से। 0 पे देखो कट हो जा रहा है क्या यहाँ पे, तो कट कर लेंगे। ये 0 यहाँ से कट हो जा रहा है तो हम कट ही कर लेते हैं। और ये आपका हो गया 2 4 8 और ये हो गया 2 5 10। थोड़ा छोटा हो चुका है अभी यहाँ पे, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 9 4 36, और 36 जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252/5 आएगा। तो ये हो गया आपका 100 माइनस, ये हो गया 5 5 25 0.4। इसे हम लिख सकते हैं, देखो माइनस करोगे तो ये 6 आ जाएगा। और उसके बाद से देखो यहाँ पे आपका बचेगा, इसको माइनस करें तो ये आपका पॉइंट आया, वहाँ पे 9 बचा, और ये देखो 5 में से 1 ये गया तो आपका आ गया 4, यानी कि 49.6% आ रहा है। और देखो तो 49.6% कहीं दिया है क्या, तो देखो ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है 49.6%। तो ये सारे क्वेश्चन देखो ट्रिक से होते चले जा रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मोहन ने 6 वर्ष के लिए
5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया है। यदि कुल ब्याज 1230 रुपये चुकाया गया तो उसने कितने रुपये उधार लिए। ये देखो आपकी बात आ चुकी है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की। तो उधार ली गई धनराशि आपको बतानी है। तो आप सपोज कर लेना कि माना उधार ली गई धनराशि, प्रिंसिपल जो है कुछ भी मान लेना आप, उधार ली गई धनराशि P है, Q है, जो भी आप मान सकते हो। तो उधार ली गई धनराशि जो है हमारी, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि ये है रुपये P। आपको साधारण ब्याज यानी कि ब्याज दिया हुआ है 1230 रुपये। फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये SI जो है वो आप 1230 रुपये दिया हुआ है। प्रिंसिपल यानी कि P, R आपको पता है 5%, टाइम दिया गया है 6 वर्ष, तो 6/100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो इसे यहाँ से भी कट कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैं करती हूँ यहाँ से, ये देखो ये 20 हो जाएगा, इससे कट कर लो तो ये 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 हो जाएगा। यानी कि जो प्रिंसिपल आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है 205 गुणे 20, यानी जो P की वैल्यू आ रही है वो 205 गुणे 20 आ रही है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, 1 और 4 और ये रहा 0। यानी कि जो P की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ₹4100। आपका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, पहला 500, दूसरा 5920 रुपीज़ में, और ये जो तीसरा ऑप्शन है वो 4100, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 5130। तो देखो ऑप्शन नंबर C मैच कर रहा है हमारा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि 4100 रुपये। इसमें क्वेश्चन में देखो ट्रिक सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे PRT/100 ही लगेगा और कुछ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रवीण की आज की आयु रुपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है। ठीक है, आज की अगर उनकी आयु पे 2 वर्ष का अंतर है तो प्रवीण की आयु क्या है आपको ये बताना है। तो प्रवीण की आयु और रुपेश की आयु हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना प्रवीण की आयु x वर्ष है। ठीक है ना, जो चीज़ अगर मानने से बन सकती है तो हम उसे मान के ही करेंगे। और यहाँ से देखो एक आपकी दी हुई है रुपेश की आयु, इसकी भी आयु मान लेते हैं क्योंकि पता तो हमें दोनों ही नहीं है। ये हम मान लेते हैं कितनी है y वर्ष है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि प्रवीण की आज की आयु रुपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी है। किसकी आज की आयु, प्रवीण की। प्रवीण की आज की आयु क्या है x वर्ष है। प्रवीण की आज की आयु रुपेश के 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो रुपेश के 2 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी y-2 हो जाएगी। इसकी दोगुनी है यानी कि 2 टाइम्स है बस। ठीक है, और आपको इसको अगर लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 2y-4। एंड नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, यानी कि x - y इज़ इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आप दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। कैसे मिल जाएगा, x - y इज़ इक्वल टू 2 है। अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको लिख सकते हो x इज़ इक्वल टू y प्लस 2। इन दोनों इक्वेशन को, ये 1 है और इसको 2 मान लो। ठीक है ना, ये पहला वाला 1 है और ये दूसरा वाला 2 है। x इज़ इक्वल टू y प्लस 2। अब दोनों x है तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, तो 2y - 4 इज़ इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 2। y को इधर लाएंगे, 2y - y इज़ इक्वल टू 2 प्लस 4। y की वैल्यू आ गई 6। आपसे पूछा है प्रवीण की आयु क्या है, तो प्रवीण की आयु तो x वर्ष है, आपने निकाल लिया है y की आयु यानी कि रुपेश की आयु। तो y, इसमें आपको y पता है ना, तो x तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो पुट कर दो वैल्यू या तो 1 में या तो 2 में। x की वैल्यू यानी कि प्रवीण की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 2 हो जाएगी, यानी कि 6 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 8 वर्ष। यानी कि प्रवीण की आयु निकल के आ चुकी है 8 वर्ष। यहाँ से 8 वर्ष आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर C। तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर C यानी कि 8 वर्ष हो जाएगा एकदम सही उत्तर। तो लिखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये की राशि ₹920 हो जाती है। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। राशि पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, और आपको देखो जहाँ पे जो ब्याज की दर है पूछ रहा है कि 3 वर्ष में ₹800 की राशि जो है 920 हो जाती है, तो राशि कितनी हो जाएगी।
तो सबसे पहले तो देखो रेट जो है, आती है बात कि रेट, कितने रेट से ये सब कुछ हुआ है। तो ब्याज की दर आपको पता ही नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 8% है, ठीक है ना, 8% है ब्याज की दर। अब आती है बात की राशि 800 से 920 हो रही है ना, तो 800 से 920 हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, ये 800 रुपये जो पहले था ये प्रिंसिपल है, ये जो रुपये 800 दिया हुआ है ये प्रिंसिपल है, और ये जो 920 दिया हुआ है ये अमाउंट है आपका। और आपको ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 920 माइनस 800 कितना हो गया, रुपये 120 जो हो गया वो आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपये है, प्रिंसिपल आपको पता है 800, रेट आपको पता नहीं है, टाइम पता है 3 वर्ष, और यहाँ से आपको निकल जाएगा रेट, और ये 8 5 40। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ गई है 5%। रेट आपको पता चल चुका है। आपसे अब ये कह रहा है कि अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए, अगर आप ब्याज की दर 3% बढ़ाएंगे तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, आप देखिए बढ़ा करके। रेट आपके पास जो पहले थी वो 5% थी, बढ़ाने के बाद से क्या हो जाएगा, अगर आप बढ़ा देंगे तब क्या हो जाएगा, तो आप जब निकालेंगे SI तो क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो उस समय जो प्रिंसिपल रहेगा वो 800 ही रहेगा, लेकिन रेट क्या हो जाएगा, पहले 5% था, अब 3% बढ़ गया, तो कितना हो गया, 5 3 8 हो गया। टाइम आपका सेम है, कितना है, टाइम जो है कितना हो जाएगा यहाँ से 3 वर्ष ही, क्योंकि यही तो दिया हुआ है ना 3 वर्ष, और ये हुआ 100, तो ये हो गया आपका 8। और अभी आप कर सकते हो उसको 64 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि रुपये 192। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है राशि कितनी हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट 192 आया है, यानी कि आपसे अमाउंट पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल में अमाउंट ऐड कर दीजिए, यानी कि 800 प्लस 192, और ये आ चुका है आपका 992 रुपये, यानी कि रुपये 992। तो रुपये 992 जो है वो राशि हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, और आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है रुपये 992, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। सोनू ने कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य से 25% छूट पर खरीदी है, वह उस वस्तु को रुपये 660 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य पूछ रहा है आपसे, जो पूछता है उसी को हम मानते हैं। हम मानते हैं कि माना अंकित मूल्य जो है वो कितना है, रुपये x है, यानी कि x रुपये है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 25% छूट के बाद, उसको छूट मिल रही है ना 25% की, तो 25% के छूट के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, भाई उस पर हमने छूट दे दिया, और 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ये आपका अंकित मूल्य है, छूट दिया हमने इसी पर, यानी कि x का 1/4, ये 25% हुआ। भाई 25% का मतलब क्या होता है, 25 चौका 100, यानी कि 1/4, यही तो होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 3x/4, यानी कि 25% छूट के बाद जो मूल्य हुआ वो क्या हुआ, 3x/4 हुआ। आपसे कह रहा है वह उस वस्तु को 660 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, ठीक है ना। जो प्रॉफिट वो कमा रहा है वही मूल्य है कितना, 25% छूट के बाद, यानी कि इसको हमें इक्वल करना है 660 में बेचने पर 10% लाभ के बराबर। तो 660 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 660 प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, यानी कि 100/100, 10 इज इक्वल टू 3x/4। बहुत से लोग परेशान हो गए, अरे बाप रे ये कैसे आ गया। ये ऐसे आ गया कि यहाँ पे देखो ये क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस है, 660 में उसे बेच रहा है, और फिर यहाँ से आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस के इक्वल करना है। 25% छूट के बाद जो मूल्य आ रही है ये क्या निकल के आ रही है, भाई ये तो कॉस्ट प्राइस ही निकल के आ रही है, CP निकल के आ रही है। और CP निकालते कैसे हैं, 660 गुणे क्या होता है फॉर्मूला, FP मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 माइनस जो भी आपका परसेंट होता है। तो जो परसेंट है उसमें कह रहा है आपसे कि क्या हो रहा है, 10% का
लाभ हो रहा है, तो अगर लाभ हो रहा है तो 100 + 10 कर दिए, अगर ये हानि होती तो 100 माइनस कर देते, और इसके बाद से अब इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर लाएंगे। यहाँ से देखो क्वेश्चन, ये आपका कट गया 0, 11 6 जा 66, इतना हो गया। यहाँ से 3 2 जा 6 भी कटा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 200 × 4, यानी कि ये आ गया आपका रुपये 800। 800 रुपये उसका अंकित मूल्य हो गया, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है रुपये 800 क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखो क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बट ऐसा है कुछ नहीं। 100 व्यक्तियों की एक दावत में 50 व्यक्ति मछली खाना पसंद नहीं करते हैं और 60 व्यक्ति मुर्गा खाना पसंद नहीं करते। अगर 100 व्यक्ति न मछली खाते हैं और न मुर्गा खाना पसंद करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो मछली और मुर्गा दोनों को खाना पसंद करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति कितने हैं, ये मैंने 2 बार नोट कर दिया है, ठीक है। जो मछली और मुर्गा दोनों को खाना पसंद करते हैं, तो आप ये मान लो कि मछली और मुर्गा को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या x है। सिंपल, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। मछली और मुर्गा दोनों खाने वाले व्यक्तियों की संख्या, खाने वाले व्यक्तियों की संख्या आप मान लो कितना है, x है। सिंपल हो गया यहाँ से। अब कुछ नहीं करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप देख लो क्या क्या दिया। टोटल व्यक्ति 50 है ना, 50 व्यक्ति जो हैं, अच्छा 100 हैं, 50 व्यक्ति मछली खाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं करते हैं तो उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, प्लस ये कितने हैं जो दोनों खाते हैं, प्लस ये क्या निकल के आया, जितने लोग खाते हैं, प्लस दोनों खाने वाले, प्लस सिर्फ मुर्गा खाने वाले, 60 - x हो गया। किसके बराबर हो जाएगा, टोटल के, यानी कि 100 के बराबर हो जाएगा। मैंने किया क्या, आपसे कहा है टोटल 100 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति मछली खाना पसंद नहीं करते हैं, 50 नहीं करते हैं, और x ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं। तो मछली खाने वाले व्यक्ति कितने हो गए, 50 - x। x क्या है, जो मछली और मुर्गा दोनों खाते हैं। 60 क्या है, जो व्यक्ति 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो मुर्गा खाना पसंद करते हैं, और x ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं, तो सिर्फ मुर्गा खाते हैं। कितने हो गए, 60 - x। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये x और ये x, ये दोनों यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो गया यहाँ से 110 - x = 100। 100 इधर आएगा, तो ये हो गया 110 - 100 = x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से सही हो जाएगा। सो ये रहे हमारे आज की 15 क्वेश्चंस। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।